नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे 3 खबर में। और मैं हूं जुबैर खान। जहां एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहे देश में हजारों डॉक्टर्स आज काला दिवस मना रहे हैं। एलोपैथ को लेकर योग गुरु रामदेव के बयानों से डॉक्टर्स काफी खफा हैं। इसके विरोध में देश भर के डॉक्टर लगातार उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। वहीं आज रेजिडेंट डॉक्टर्स के फेडरेशन ब्लैक डे को मना रहे हैं। हालांकि इस दौरान देश भर में मरीजों के इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस दौरान सिर्फ डॉक्टर अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। हालांकि कुछ अस्पतालों में डॉक्टर्स ने रामदेव के खिलाफ प्ले कार्ड भी थामे हुए हैं, उनके बयान का विरोध किया है। और दिल्ली के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर का उधमपुर, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने रामदेव के विरोध में प्रदर्शन किए। इस दौरान कई डॉक्टर्स अस्पताल में पीपीई किट पर ही ब्लैक पट्टी बांधे हुए नजर आए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने ऐलान किया है कि उनके सभी सदस्य डॉक्टर देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक डे मना रहे हैं। इस दौरान सभी हेल्थ वर्कर्स पीपीई किट पर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। बता दें कि रामदेव ने अपने एक बयान में एलोपैथी का मजाक उड़ाया था और दावा किया था कि इससे लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि बाद में जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि उनका एलोपैथ को गलत ठहराने का मकसद कतई नहीं था, सिर्फ कुछ दवा कंपनियों की बाबत उन्होंने ऐसी बयानबाजी की थी। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ गुजरात में भी पुलिस केस दर्ज कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुजरात शाखा ने बाबा रामदेव के खिलाफ एलोपैथी को बदनाम कर अपनी दवाओं का कारोबार बढ़ाने का इल्जाम भी लगाया है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में, गांव देहात में, शहरों में, हर जगह आज प्रदर्शन हो रहे हैं इस बात को लेकर कि जिस तरह की बयानबाजी रामदेव ने की थी वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो इसको, आज के काला दिवस को आप कैसे देखते हैं? में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये अगला प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें प्रैक्टिकली आप सोच लीजिएगा कि जो हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं, उसमें जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं ना, जो सामने पेशेंट के बहुत ज्यादा संपर्क में आते हैं, वो जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं और सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं। तो इनकी पूरे हिंदुस्तान की एक जो एसोसिएशन है फाइमा, उसने इसको आज मास्टरमाइंड किया है। और इसको ये समझ लीजिएगा कि ये डॉक्टरों की इंतहा है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में पीछे जाते हुए बाबा रामदेव को या जिसको तो हम सेठ रामदेव कहेंगे, इनका जो हमारी पहचान थी, ये पहचान इतनी ही थी कि ये योगाचार्य थे और इन्होंने हमारे देश में और विदेशों में योगा को बहुत पॉपुलराइज किया था। यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं थी, हम भी खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक पीटी टीचर हैं, 8th स्टैंडर्ड पास हैं और उन्होंने इसके साथ साथ एक गठन किया था जो कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि हर किस्म की किराने की वस्तुएं जैसे कि आटा, दाल, नूडल्स वगैरह सेल करती थी। और इसी की आड़ में इन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बेचना शुरू कर दिया। और उसमें आज से कुछ समय पहले जब कोरोना का पहली वेव चल रही थी, तो इन्होंने कोरोनिल नाम की एक दवाई चलाई, जिसको इन्होंने अपने आप ही लॉन्च कर दिया और कह दिया कि हमने 100 पेशेंट्स का ट्रायल किया है। क्योंकि हमें मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में इस बात की आदत है कि सारे जो ट्रायल्स होते हैं वो रेंडमाइज्ड होते हैं, मल्टी सेंट्रिक होते हैं और डबल ब्लाइंड होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है। और इस चाहे कोई वैक्सीन होए, चाहे कोई नई दवाई होए, चाहे कोई कोई चीज हम निकालेंगे तो पहले हम इसको ट्रायल्स करेंगे, फिर लोगों को रिलीज करेंगे। बाबा रामदेव ने कहना सारी दुनिया में ऐलान कर दिया कि कोरोनिल खा लीजिएगा, 7 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा या कोविड-19 ठीक हो जाएगा। हम इससे बहुत निराश हुए थे। उस टाइम भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत बुरी तरह प्रोटेस्ट किया था, फिर हम थोड़ा शांत हो गए। इस बार क्या हुआ, आज से 8 दिन पहले बाबा ने एक बयान, एक बकायदा एक सोशल मीडिया पे एक वो आया जिसमें लिखा हुआ था कि एलोपैथी तो एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इसके जो काम करने वाले हैं उनको कभी ये कहते हैं क्लोरोक्विन अच्छी है, कभी कहते हैं रेमडेसिविर अच्छी है, कभी कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी अच्छी है।
तो हमने उनको स्पष्ट किया कि ये गाइडलाइंस हमें ICMR देता है और ये गाइडलाइंस WHO डायरेक्टेड होती हैं, और जो दूसरे देशों से हम सीखते हैं उससे सीख के हमें जो गाइडलाइंस मिलती हैं हम उसके हिसाब से चलते हैं। वो आपको बताते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के कुछ और डॉक्टर भी होंगे 4-5-6 लाख, तो ये सब लगे हुए हैं। और अच्छी तरह आप जानते हैं कि तकरीबन 1000 डॉक्टर्स ने शहादत दी थी पहले कैंप में, पहली वेव में, और तकरीबन 450 डॉक्टर्स ने शहादत दी है दूसरे कैंप में। अप टू 100 डॉक्टर्स दिल्ली के मर चुके हैं। आप मशहूर डॉक्टर के गजवाल का नाम तो सुना होगा। और इतने कंसल्टेंट्स एज यंग एज 25 साल के लड़के भी, 25 साल के जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी डेथ तक भी हुई है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, डॉक्टर साहब मैं ये भी जानना चाहूंगा, सही आपने कहा कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना काल की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कानूनी नोटिस उनको थमा दिया गया है। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगा कि ये जो आज का प्रोटेस्ट है आप लोगों का, तमाम डॉक्टर्स का, ये किसके लिए संदेश है? सरकार के लिए है या रामदेव के लिए है? आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो। तो ये करते हुए इससे भी इनकी तृप्ति नहीं हुई। उसके जस्ट एक दिन बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको फोन भी किया और चिट्ठी भी लिखी। उसके लिए उन्होंने फटाफट माफी मांग ली, और माफी मांगने के एकदम से 1 घंटे के अंदर ही उल्ट वार किया कि 25 सवाल पूछ लिए कि आप ब्लड प्रेशर का इलाज, हाइपरटेंशन का इलाज कर सकते हो, डायबिटीज का कर सकते हो, नशे का कर सकते हो, लिवर का कर सकते हो। तो हमने उनको बताया कि ये बीमारियां मोस्टली लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। ये कोई सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। इसमें लोग दूसरे किस्म के हैं, उनकी लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको पूरा जवाब भेज दिया है। अभी ये खत्म नहीं हुआ था, इन्होंने एक और कर दिया कि जो ये वैक्सीनेशन के खिलाफ बोल दिए। ऐसे 1000 डॉक्टर मर गए हैं जिन्होंने दोनों डोजेज लगवा रखी थी वैक्सीन की, तो इन्होंने इसके भी खिलाफ बोल दिया। उसके बाद बोल दिया कि डॉक्टरों के खिलाफ ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो वीडियो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे साथ। उसके साथ साथ इन्होंने पायलट्स के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ, इंजीनियर्स के खिलाफ भी बोल दिया। एक ही कह दिया कि वो मेरे पास क्यों नहीं आते, सबसे बड़ा डॉक्टर तो मैं हूं। तो हमारा मानना है कि ये व्यक्ति ना कोई आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, ना एलोपैथिक का डॉक्टर है। इसका सवाल पूछने की कोई इसके पास लोकल स्टैंड ही नहीं है, इसकी कोई वजह ही नहीं हमसे क्यों पूछे। जहां तक आपने बात की कि जो हमने संदेश PM को भी भेजे गए हैं, हमने इसके खिलाफ 3 बड़े केस कर रखे हैं। एक सेडिशन का, क्योंकि इसने उस टाइम कोरोना वायरस को अटैक किया है जिस टाइम एक वेव चल रही है, वो अभी भी हम लगे हुए हैं, और तीसरी वेव का हमें डर है। उस वे में कोई देश के लोगों के खिलाफ, के देश के मेन लड़ने वाले जो अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ ऐसा बोलेगा, जिसको कि हमारे मोदी जी ने हेलीकॉप्टर से वर्षा करवाई है फूलों की, हमें कोरोना वायरस कहा है, ये उनके भी खिलाफ बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी की बात का इसने कहा अनसुना कर दिया और परवाह नहीं की। उसके बाद हमारे जो रेजिडेंट्स थे, जो एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं इंटीमेट कॉन्टैक्ट में, ICUs में और हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में और नर्सिंग होम से, उनको भी बहुत गुस्सा आया। पूरी डॉक्टर्स में एक रंज है कि एक अनपढ़ डॉक्टर, एक फिजिकल ट्रेनिंग टीचर अपने मैथ्स बेस का, इसकी कोई फॉलोइंग है, इसके कोई योगा वाले जानने वाले हैं, तो अपने आप को इतना बड़ा बना लिया। ये ऐसे क्यों हो रहा है, या इसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है? तो हमारा संदेश मोदी जी को भी है, हमारे देश के हर्षवर्धन जी को भी है, और इवन हमारे इस बाबा रामदेव नहीं, इसको हम कहूंगा सेठ रामदेव, जो कि एक एब्सोल्युटली 8th स्टैंडर्ड पास है, और कोई इसका आयुर्वेदिक में कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब एक बात, जी डॉक्टर साहब एक बात पूरे देश ने देखी, और कोरोना को लेकर जिस तरह की पूरा दौर हिंदुस्तान ने देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अस्पतालों में PPE किट पहने हुए नजर आए, 24 घंटे लगातार अस्पतालों में मौजूद रहे। बावजूद इसके रामदेव ने इस तरह का एक मजाकिया बयान किया जिससे पूरे देश के डॉक्टर्स ही न केवल आहत हुए, बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तबकों में भी एक गलत मैसेज गया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बल्कि रामदेव या किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति को ऐसी बयानबाजी करने से पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि MBBS की बात हो, BDS की बात हो, चाहे BIMS की बात हो, BAMS की बात हो, BHMS की बात हो, 5 साल पढ़ना पड़ता है, 5 साल की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और प्रिपरेशन के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके ऐसी अनगरल बातें कहना और पूरे देश को बरगलाना, एलोपैथी पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये दिखाता है कि किस तरह का ये बयान है और इस बयान के पीछे की मंशा क्या है। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से क्या ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, या अभी भी आपको उम्मीद है कि PMO की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से या होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस बात को लेकर आएगा?
जहां तक हमारी डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो तो पहले दिन ही कह चुके हैं ये बहुत दुर्भाग्यवंश है, वो आपको ऐसा ऐसे समय पे नहीं कहना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं जुबेर खान जी कि इसके खिलाफ इस टाइम एक पेंडेमिक एक्ट है, उसके भी केस हो सकता है, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके खिलाफ भी केस हो सकता है, जो ये क्वैकरी कर रहा है उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। इसका होता है, इसको बोलते हैं, हमारा एक एक्ट होता है, इसको बोलते हैं मेडिकल रेमेडीज एक्ट, जिसमें कोई क्लेम करता है मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, उसके खिलाफ भी कर सकता है। अब इंतजार हमें सिर्फ पीएम हाउस से है कि जहां तक मैं जानता हूं इन्होंने 2013 में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और ये समझते हैं कि भाई बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन मैं अब बता दूं, इससे न केवल डॉक्टर वर्ग तो नाराज है ही है, जी जी, इससे आम जनता भी बहुत नाराज है। डॉक्टर साहब सही कहा हमने इसने बहुत ही श्रूडली, बहुत ही चालाकी के साथ आयुर्वेदा को हमारे सामने ला कर दिया। हम आयुर्वेदा को देश का अपना एक इंडिजिनस ट्रेडिशन मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनके प्रैक्टिशनर्स की सम्मान भी करते हैं। अब इसने एक नया शगुफ्ता छोड़ा कि इसके इंटीग्रेटेड साइंस बना दो। तो हमने कहा भाई हम वी डू नॉट वांट मिक्सोपैथी के हम पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ हैं कि एक ही छत तले तीनों बैठ सकते हैं। आयुर्वेदा वाला डॉक्टर भी, एक एमबीबीएस, एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम वाला डॉक्टर भी, होम्योपैथी वाला भी, अपनी लियाकत के हिसाब से करें। तो इसने कहना शुरू कर दिया कि 90% केस मैं ठीक करता हूं, 10% आप ठीक करते हो। तो ये सब इसके शगुफ्ते हैं, सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए, पॉलिटिकली अलाइव रखने के लिए। और हमने ये तक भी नोट किया है, इसने कल तक एक ऐसे शब्द बोल दिए कि ये बेवकूफ हैं, ये तो बुखार डाउन करते हैं, जबकि हमारी जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इससे पूछा जाए कि तेरे कोई हार्ट अटैक का केस आ जाएगा तो तू क्या बचाएगा, तुम इसको क्या बचाओगे? एक स्ट्रोक का केस आ जाए तो तुम क्या बचाओगे? इनके जो बालकृष्ण जी को आज से 1.5 साल पहले इनको स्ट्रोक आया था और बकायदा ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश में उसका इलाज हुआ था, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे है। तो एक ही दिक्कत है सिस्टम, जो हमें डर है कि इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं और इसकी जेबों में पैसा भी ज्यादा है। इसकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा है, जो पहले आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले 1200 करोड़ कमाती थी, वो अब 200 करोड़ पे आ गई और ऐसी हरकतें करते गए जो कहते हैं कि ऐसा आदमी मेरे को तो किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। जी जी, तो ऐसा कहना, दैट मींस इज देयर नो लॉ ऑफ लैंड? लॉ ऑफ द लैंड है, सब कुछ है। थोड़ा सा जो हम समझते हैं इसने सबको ब्लैकमेल कर रखा है और डॉक्टर्स पे अटैक इसलिए कर रहा है ताकि एक आयुर्वेदा और एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में एक विवाद बना रहे, जिससे ये रेलेवेंट रहे। डॉक्टर साहब, चाहे एलोपैथी का हम जिक्र कर लें, चाहे हम डिस्कशन कर लें होम्योपैथी की, चाहे हम आयुर्वेद की बारे में बात कर लें, चाहे यूनानी मेडिसिन के बारे में बात कर लें, तमाम जो हमारी मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं या जो भी वैज्ञानिक पद्धतियां हमारे देश भर में या दुनिया भर में प्रचलित हैं, उनसे तमाम लोग फायदा उठाते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपने ही देश में जब कोई इतनी बड़ी शख्सियत, अब तो उसको मान ही लिया गया है, इतनी बड़ी शख्सियत जब इस तरह की बयानबाजी करता है और बावजूद इसके उसके खिलाफ अब आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है, आप लोग अभी भी, मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था उससे पहले, कि आप लोग पीपी किट पहन रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं और एक ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे देश में। लेकिन आप लोग ये भी कह रहे हैं कि इस दौरान मरीजों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे भी क्या सीख नहीं लेनी चाहिए ऐसे लोगों को? पूरी आप सोच के देखिए, हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी है, हम समझ रहे हैं थर्ड वेव का डर है, उसके लिए हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। पीएम मोदी और सब कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं, ये उसके भी खिलाफ बोल दिया कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं तो अपना योगा करता हूं और ये खाता हूं, आयुर्वेदिक का दवा लेता हूं, मुझे नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये आम लोगों को डिसुएड कर रहा है। इसको हम जानते हैं ये एक एंटी नेशनल एक्ट है, ये भी कर रहा है। इसके साथ साथ ऐसे समय पे बोलना जिस टाइम डॉक्टर्स कितने इस टाइम निराश हैं, डिमोरलाइज्ड हैं और इस बात से भी नाराज हैं कि पीएम ऑफिस से आवाज क्यों नहीं आ रही। वाई कांट एक आदमी को रोका क्यों नहीं जा सकता कि आप रोज ऐसे नहीं कर सकते, और वो भी उनके खिलाफ जो आप जानते हैं। अभी नेशनल, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ जहां से 45 देशों ने हमारे देश में मदद की है, बाहर से ऑक्सीजन आ रही है, वैक्सीन आ रही है, 5 करोड़ वैक्सीन और आनी है, देश भर के अस्पतालों में अपनी तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय की बात हम करें, पीएमओ की हम बात कर लें, गृह मंत्रालय की हम बात कर लें, और चाहे फिर सरकारी अस्पतालों की हम बात कर लें, पीएचसीज की हम बात करें, सीएचसीज की हम बात करें, या देश के सबसे बड़े अस्पतालों का हम जिक्र कर लें, हर कोई अपनी तरह से कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश में है। हर कोई इस कवायद में है कि किसी तरह से कोरोना जो हर किसी को अपनी जद में लेने पर आमादा है, उस पर अंकुश पूरी तरह से लगाया जाए। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी आती है और फिर पीएमओ की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई नकेल नहीं कसी जा सकती। ये इसी बात का हमें बहुत खेद है
ही मिस्टर रामदेव या सेठ रामदेव अपने आप को समझते हैं मी द होलिएस्ट, यानी कि मैं सबसे अच्छा हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं और बाकी सब गलत है। ऐसा रोज एक नई वीडियो आ जाती है। एक जुबान से कहेंगे मैं माफी मांगना चाहता हूं, दूसरी जुबान से ये भी कहेंगे कि मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। एक बार ये बोल दिया इन्होंने, आप सोच के देखिए जुबैर खान जी, कि इन्होंने एक बार बोल दिया कि इन्होंने लाखों लोग मार दिए। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स पे अटैक्स, असॉल्ट्स बहुत कॉमन थे। इसकी इस बयानबाजी से आप सोच के देखिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के चलते हम इस डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन इस वक्त एक अंतराल हुआ ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद 3 बजे 3 खबर में आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों में लगातार कमी आ रही है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने अब शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। अब दिल्ली में मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी होगी। इससे पहले कोरोना महामारी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि आबकारी संशोधन नियम 2021 के मुताबिक L13 लाइसेंस धारकों को घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। साफ है कि जिसके पास L13 लाइसेंस होगा वो ही ऑर्डर आने पर होम डिलीवरी कर सकता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं छात्रावास, कार्यालय और संस्थानों में शराब की कोई होम डिलीवरी नहीं की जाएगी। वैसे दिल्ली सरकार ने पिछले साल की शराब की होम डिलीवरी पॉलिसी पर भी विचार किया था, लेकिन पाया यह गया कि मौजूदा नियमों के तहत होम डिलीवरी मुमकिन नहीं है। इसलिए पॉलिसी में संशोधन किए गए हैं। दिल्ली सरकार के इस आदेश पर बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जब दिल्ली कोरोना से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल शराब माफियाओं के साथ मिलकर लोगों को शराब कैसे पिला रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि खबर है कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी से अब शराब की होम डिलीवरी होगी। इसे हरीश खन्ना ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली वासियों को कोरोना वैक्सीनेशन नहीं दिला सके तो सोचा होगा चलो शराब ही दिलवा दी जाए। उन्होंने ये महान काम जरूर किया है। वहीं कोरोना के कम केस को लेकर दिल्ली में फिर धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी शराब की दुकानों को खोलने पर फैसला नहीं हुआ है।
ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों को घर बैठे शराब ऑर्डर करने की छूट दे दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से राजीव तिवारी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब शराब को लेकर रियायत दी है दिल्ली सरकार ने, छूट दी है दिल्ली वासियों के लिए केजरीवाल सरकार ने, क्या कुछ नया अपडेट है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर जैसे जैसे कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल कम होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो 600 के करीब आंकड़े आ चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार अनलॉक की तरफ जा रही है। वहीं बात करें, दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं कंसेशन का काम खोला, यहाँ तक कि फैक्ट्री वर्क खोला ताकि मजदूरों को राहत मिले और कहीं ना कहीं उनको दो पैसे की जो उनका रोजी रोजगार था वो चल सके। मगर अब दिल्ली सरकार शराब की दुकानों की तरफ भी होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं शराब के लिए कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक जाम के लिए तरस रहे थे वो कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से ही शराब की जो डिलीवरी होगी वो उनके घर तक होगी और ऐप्स के द्वारा ही इसकी परमिशन दी जाएगी। मगर जिस तरीके से L39 जो लाइसेंस है वो कहीं ना कहीं दुकानदार यानी कि शराब जो दुकानदार है उनको लाइसेंस लेना होगा, उसकी प्रक्रिया भी अपनानी होगी और उसके बाद में ही लाइसेंस के द्वारा ही शराब दुकानें खुलेंगी और उसके बाद में उनको होम डिलीवरी करना होगा। होम डिलीवरी सिर्फ घरों तक की जाएगी, ना कि ऑफिसों तक, ना ही किसी स्कूल तक, ना ही कॉलेजों तक, ना ही बार तक, मगर कहीं ना कहीं घरों तक ये परमिशन दी जाएगी और घरों तक ही शराब की जो दुकानें होंगी, शराब जो होगी वो उन तक पहुंचेगी। मगर देखना होगा ये प्रक्रिया अभी सिर्फ घोषणा की गई है, ना ही इसकी कोई औपचारिक घटना को करी है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, लगातार निरंतर अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई रही है और कहीं ना कहीं शराब की दुकानें खोली गई हैं, यहाँ तक कि अब परमिशन जरूर दी गई है, मगर अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि होम डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी। और जो शराब के जो चाहने वाले हैं वो लगातार कहीं ना कहीं ऐप्स के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, जैसे ही जानकारी मिल गया उनको तो कहीं ना कहीं शराब के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि उन तक शराब मिले, मगर अभी ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई है। इसकी भी घोषणा अभी दिल्ली सरकार करेगी, मगर देखना होगा शराब के चाहने वालों के लिए शराब कब तक उनके घर तक पहुंचेगी। राजीव, सही कहा आपने कि ऑनलाइन जो शराब की बिक्री है उसके लिए एक घोषणा तो औपचारिक रूप से की जा चुकी है, लेकिन इसको अमली जामा कब तक पहनाया जाएगा ये देखना भी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने और बीजेपी ने इसकी मुखालिफत करना शुरू कर दिया है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के, तो लगातार कहीं ना कहीं जब कोरोना की रफ्तार बढ़ रही थी दिल्ली के अंदर, तो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधा जा रहा था कि दिल्ली सरकार जो है वो जनता को मरने के लिए छोड़ रही है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं कर पा रही है, कोरोना की रफ्तार जो है बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। अब जब दिल्ली के अंदर अनलॉक कह सकते हैं, कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल थमती नजर आ रही है, लगभग 600 के करीब आंकड़े आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसमें अनलॉक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मगर वहीं उसे अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं शराब की माफिया करने की परमिशन दी जा रही है। मगर सीधे सीधे जिस तरीके से भाजपा के नेता ने कहा कि जो दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं शराब के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, शराब खोली जाए, वैक्सीन जब उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो शराब क्यों उपलब्ध कराई जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति जरूर की जा रही है। मगर वही चीज कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रही है, ना कि जनता को राहत देने के लिए, क्योंकि अभी तक 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं मिल पाया और ऊपर से अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर शराब की दुकानें खोली जाएंगी, वो भी होम डिलीवरी के द्वारा घर तक पहुंचाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति जरूर की जा रही है, मगर राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, भाजपा की तरफ से भी की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। राजीव को जो जानकार है वो ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा जो बाजार थे वो बंद हो चुके थे, इसलिए इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन हो गई थी, तो रेवेन्यू को भी मजबूत करने के लिए कवायद है, क्या सही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी और कहीं ना कहीं उस अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए कोशिश की जा रही है और यही अनलॉक की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर ही सारी चीज खोली जाएगी, मगर धीरे धीरे खोली जाएगी और अभी तक लगातार कोशिश जरूर की जा रही है। मगर देखना होगा कि जैसे जैसे फैक्ट्री वर्क खोलने की कोशिश की गई है, कैसे कंस्ट्रक्शन काम खोलने की कोशिश की गई, मजदूरों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं शराब के चाहने वालों के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उनके लिए भी होम डिलीवरी के माध्यम से ही शराब उन तक घर तक पहुंचे। मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है दिल्ली सरकार कि यह प्रक्रिया कब से अपनाई जाएगी और कब से इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। मगर यह जरूर है जैसे ही इसकी जानकारी मिली है कि शराब की होम डिलीवरी होगी तो शराब के चाहने वालों के लिए कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर दिखी है। जी राजीव, दिल्ली से इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस भी लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में एक कर्नाटक में ब्लैक फंगस के अब तक 1370 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि रविवार को राज्य में ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या 1250 थी। वर्तमान में राज्य में म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित 1292 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ब्लैक फंगस अब बच्चों में भी पाया जा रहा है और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में भी इसके 2 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत कई और राज्यों में भी यह महामारी पांव पसार रही है। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों की डायरेक्टर सुजाता राठौड़ ने सोमवार को कहा कि 10 मई से हमारे वार्ड में म्यूकोरमाइकोसिस के लगभग 126 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें से 32 मरीजों की मौत भी हो गई और 20 को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। हमने 6 मरीजों का इलाज किया है जिनकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना पर एक तरह से अब रोक लगी है, पहले के मुकाबले कोरोना की रफ्तार पर अंकुश लगा है, कोरोना पर नकेल कसी जा रही है, वहीं अब ब्लैक फंगस भी अपना कहर बरपा रहा है। बात चाहे गुजरात की हो, कर्नाटक की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, इन तमाम राज्यों में ब्लैक फंगस के जो केसेज हैं वो देखे जा रहे हैं। और ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस और व्हाइट फंगस के अलावा येलो फंगस के कुछ केसेस भी सामने आए, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और बार बार तमाम जो लोग हैं, तमाम जो राज्य की सरकारें हैं, उनको यही हिदायत दी जा रही है, यही नसीहत दी जा रही है कि जितना जल्द हो सके ब्लैक फंगस पर काबू किया जाए। तो फिलहाल 3 बजे 3 खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन